ब्लिंक बुक का नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमिंग। प्राइमिंग एक्चुअली क्या है? प्राइमिंग हमारे वो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं जो हम बिना अवेयरनेस के कर देते हैं जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं या हम कोई चीज़ देखते हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ में होता रहता है और प्राइमिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनको टर्न ऑफ करना भी काफ़ी मुश्किल है। प्राइमिंग को एंकरिंग भी कह सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हम जब बड़े होते हैं तो हमारा जब बिहेवियर बनता है उस समय जो बातें हम सुनते हैं या जो एनवायरनमेंट हम देखते हैं सुनते हैं, हमारा व्यवहार हमारा बिहेवियर उसी तरह से बदल जाता है। हमारे बिलीव्स, हमारे वर्ड्स, हम इमेजेस, कस्टम्स सब उन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। बट हम अपने बिलीव्स से पहचाने जाएंगे या अपने एक्शंस से? क्वेश्चन ये है। ऑब्वियसली अपने एक्शंस से। तो एक्चुअली प्राइमिंग एक ऐसा एडवांस्ड नोटिफिकेशन सिस्टम की तरह से होता है। हम हमेशा नोटिफिकेशन रिसीव करते रहते हैं अपने माइंड से, ब्रेन से, कि हम क्या सोचते हैं, हम फील करते हैं। ये सभी हमारी मेंटल प्रोसेस के थ्रू हम पर हावी हो जाते हैं। यह साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के द्वारा जो भी हमारे अंदर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स के थ्रू हमारे अंदर बना है। यहाँ पर एक्चुअली एक ट्रिक अपनानी है। हमें पता हो कि क्या चीज़ हम अपनाएं या हम अडॉप्ट करें और क्या चीज़ हम इग्नोर करें कॉन्शियसली। जैसे स्ट्रेस के टाइम पर हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, सेम ये प्राइमिंग के टाइम पे होता है। क्योंकि जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारे बायसेस हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं। सोच कर देखिए, फ्री विल सिर्फ एक इल्यूज़न है। क्योंकि जो हमारी बाहरी परिस्थितियां हैं या हमारे आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर रॉन्ग हो जाती है, वो हमारे मार्ग से भटका देती है। ये जो भी हमने अपने आउटर इन्फ्लुएंसेस से सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि सभी कुछ सही हो। इसीलिए हमें कॉन्शियसली अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये हमारे डिसीजन मेकिंग पावर या प्रोसेस को अफेक्ट करता है। थर्ड है, हमारा पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। तो ज़्यादा जानकारी भी प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। जितनी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होगी उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स की गुंजाइश हो जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लाइक अरे हमें तो इतना सब पता है, हम गलती कैसे कर सकते हैं। सो जो डिसीजन पैरालिसिस का कारण बनेगी। डिसीजन मेकिंग में 40% से लेके 70% तक हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, वही काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ की हमें सारी ही जानकारी हो। समटाइम्स आवर बेस्ट गेस विल एक्चुअली बी द बेस्ट चॉइस। ऑन एवरेज यदि 90% डिसीजंस हम अपनी डेली लाइफ के सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं, सिर्फ 10% ही ऐसे होते हैं जो कॉन्शियस माइंड से हम लेते हैं। सो ये जानना ज़रूरी है कि कब हम अपने कॉन्शियस माइंड को कंसिडर करें। हमारे माइंड की ट्रेनिंग से ये पॉसिबल है। जो भी सिचुएशन लाइफ में आती हैं उनको हैंडल करते करते एनालिसिस से ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एमेच्योर की गट फीलिंग से उस व्यक्ति की गट फीलिंग ज़्यादा अच्छी, एक्यूरेट होंगी जिसने अपने अनुभवों से या एक्सपीरियंसेस से वैसी सिचुएशंस पहले भी फेस कर रखी हैं या उसने ऐसी सिचुएशंस में पहले भी डिसीजंस बना रखे हैं। शुरू में छोटे छोटे फर्स्ट इम्प्रेशन धीरे धीरे आपको बड़े डिसीजंस में भी इतना पावरफुल बना देंगे कि आप इजीली कर पाएंगे। पर ओवर कॉन्फिडेंस में फिर भी नहीं फंसना है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्या। चॉइसेस बनाना कि क्या डिसीजन लेना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस विषय पे हमारे पास में है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं,
डिसीजन मेकिंग के 7 स्टेप हैं और हम डिसीजन मेकिंग पावर को इससे हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है कि हम आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन। आई मीन आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उसकी नेचर डिफाइन करो। सेकंड है उसके बारे में ज़रूरी जानकारी इकट्ठी करो, यानी अपना जो इंटरनल एक्सपर्टीज़ है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस विषय के, उनको यूज़ करो। और थर्ड है यदि कोई पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो तो वो भी ध्यान में रखो, यानी कोई उस प्रॉब्लम के अलावा कोई और डिसीजन के अलावा कोई दूसरा पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आपके सामने हो तो। फोर्थ है दोनों ऑप्शंस को जो भी आपके सामने हैं उनको तोल मोल के देखिए कि कौन सा इनमें से ज़्यादा सही है। फिफ्थ है ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव के बारे में सही जानकारी भी होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ है फिर उस डिसीजन पे काम करो, टेक एक्शन विदाउट हेजिटेशन। सेवंथ है अपने डिसीजन को रिव्यू करके देख लो कि इसके क्या परिणाम होंगे, आपकी परेशानी रिजॉल्व होगी कि नहीं होगी, यदि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी करके देख लो। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके डिसीजन बनाएंगे उनके फ्यूचर में डिसीजंस बेटर होंगे। दे विल फील कंफर्टेबल मेकिंग स्नैप डिसीजंस। पर इनएक्सपीरियंस्ड लोग स्लोली चलेंगे, उनमें कॉन्शियस से अनकॉन्शियस डिसीजन पर शिफ्ट होने में उनको टाइम लगेगा। लेकिन एक्सपर्ट लोग ये प्रोसेस फटाफट कर लेंगे। हालांकि उनमें भी कुछ सबकॉन्शियस बिलीफ्स या बायसेस हो सकते हैं, बट वो आपको उनके बारे में केयरफुल रहकर डिसीजन लेने होंगे एट अ ब्लिंक ऑफ एन आई। जो लोग खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, जो शायद ना हो, वो इस तरह से बात बनाते हैं लाइक उन्होंने जो भी काम किया उसका वो कुछ भी रीज़न दे देंगे, हालांकि उनको करना वैसे ही था। मतलब अपने गलत डिसीजन को भी वो सही ठहरा देते हैं। बट एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो भी एक्सपर्ट बन सकते हैं अपनी ट्रेनिंग ऑफ माइंड से, अपने बिहेवियर को ठीक करके। वो एग्जैक्टली जो फील करेंगे वही रीज़न देंगे। जो चॉइस उन्होंने बनाई है दोनों सेम होंगी। इन स्नैप डिसीजंस के पीछे का मैकेनिज्म पता तो नहीं चलता कि कैसे काम करता है, बट हाँ, अपने स्नैप डिसीजंस को ट्रस्ट करने के साथ साथ खुद से क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है उस बारे में। कुछ लोग इतने क्लेवर होते हैं, उनको आप कैसे पहचानोगे कि वो फ्रॉड हैं? फ्रॉड जो होंगे वो खुद को एक्सपर्ट बताएंगे, वो अपने फेम, फॉर्चून और ग्लोरी की बात करेंगे, बड़े बड़े शब्द यूज़ करेंगे, वो आपको विश्वास दिला देंगे कि वो बेस्ट हैं। लेकिन रियल एक्सपर्ट ज़्यादा खुद की तारीफ नहीं करेंगे, ना अपने अचीवमेंट्स की। उनको अपनी एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो दूसरों को ज़्यादा शो नहीं करते क्योंकि उनका प्रॉब्लम पे फोकस होता है और वो सिर्फ अपनी ही बातें नहीं करते, वो सभी के विषय में कलेक्टिवली बात करते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भाग्य अच्छा था, फैमिली अच्छी थी। आई मीन वो उस चीज़ का क्रेडिट खुद भी नहीं लेते, उसे भी देंगे जो उनके साथ है, यानी वो दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं। अपने पर्सनल एफर्ट्स की बात वो नहीं करते, ना ही अपने इंटेलिजेंस की।